हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। तो एसएससी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। तो जिन बच्चों ने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से जाके एग्जाम फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो आपकी 30 सितंबर है और लास्ट डेट में साइट काफी गड़बड़ करने लगती है। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो जाके भर दीजिए। तो इसीलिए आज से हम अपने चैनल पे दिल्ली पुलिस जीके की और प्लस कंप्यूटर मॉक टेस्ट सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। आज का आपका ये पहला मॉक टेस्ट होगा। तो जो लोग अपनी तैयारी को अच्छा बनाना चाहते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने हम पहले मॉक टेस्ट के पहले प्रश्न पर। लेकिन उससे पहले फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अपना पहला प्रश्न देखेंगे हम, जो कि स्क्रीन पे आपको नजर ही आ रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंटी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। आपसे ये पूछा जा रहा है कि रैयतवाड़ी जो प्रणाली है उसकी शुरुआत किसने की है। ऑप्शन है आपके मैकार्टनी, एलिफस्टोन, थॉमस मुनरो या जॉन लॉरेंस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मुनरो। किसने रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी, तो वो है आपके थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी। कब की थी, तो आपको बता दें 1819 ईस्वी में, जब ये मद्रास के गवर्नर थे तब इन्होंने रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी, जो एक भू राजस्व प्रणाली थी। इसमें किसानों को मालिकाना हक प्रदान किया गया था, ठीक है। क्या प्रदान किया गया था, किसानों को मालिकाना हक प्रदान किया गया था। और तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मुनरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी जनजाति आपकी गोंड जनजाति होती है। कौन सी जनजाति है, गोंड जनजाति विश्व की सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, प्रसिद्ध कवि विल्हण किसका दरबारी कवि था। ऑप्शन है आपका विक्रमादित्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध कवि जो विल्हण है वो विक्रमादित्य का दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर ए राइट है, इनका विक्रमादित्य का दरबारी कवि था। इन्होंने विक्रमादित्य की जीवनी लिखी है, जिसे किस नाम से जानते हैं, विक्रमांक देव चरित के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, विक्रमांक देव चरित। ये एक कश्मीरी कवि था विल्हड़, ठीक है। कैसा कवि था, कश्मीरी कवि था। और किसके शासन काल में दरबारी कवि था, तो वो आपका बता दें विक्रमादित्य का। और इसने विक्रमादित्य की जीवनी लिखी थी, जिसे विक्रमांक देव चरित के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक कौन था। तो आपका ऑप्शन है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में किसने आग लगा दी थी, तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। 1199 में इसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी, उसे नष्ट कर दिया गया था। और बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि उसकी जो आग थी वो 3 महीनों तक धधकती रही थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से किसी युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। आपसे पूछ रहा है कि किस युद्ध से जो है वो उसमें भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, ठीक है, किस युद्ध के बाद। ऑप्शन है आपका हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी है, ठीक है। किस युद्ध के पश्चात, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके पश्चात ही भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी है। और ये युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी जो था उसके मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की नींव रखी थी, ठीक है। कब हुआ था ये युद्ध, 21 अप्रैल को हुआ था 1526 में, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था, बाबर और इब्राहिम के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम को हरा दिया था। उसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था, ठीक है। अकबर ने किस पर विजय की थी और उसकी स्मृति में फिर बुलंद दरवाजा बनाया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके बंगाल पर, गुजरात पे, दक्कन या मालवा। तो आपका राइट आंसर है, अकबर ने गुजरात पे विजय प्राप्त की थी, उसके बाद उसकी स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, ठीक है। गुजरात पे विजय प्राप्त करने के बाद ही अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। और ये है कहाँ बुलंद दरवाजा, तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है। और किसकी याद में, तो गुजरात राज्य के विजय करने के पश्चात अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा, ठीक है। और कब बनवाया था, 1602 ईस्वी में,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपका गुरु नानक, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी या लोकमान्य तिलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी लोकमान्य तिलक का कथन है। किसका कथन है? लोकमान्य तिलक, जिसे बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता है, ये उनका कथन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? क्या फ्रंटियर गांधी आपसे पूछ रहा है किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली खान, चौधरी शौकत उल्लाह या खान साहब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन है आपका गुरु हरिराय, गुरु तेज बहादुर, गुरु नानक सिंह या गुरु गोविंद सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने विजय पत्र या जिस अर्थात जफरनामा, ठीक है, विजय पत्र अर्थात जफरनामा जो लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। और किसके किसके लिए लिखा था? तो मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था। और ये किस भाषा में था? तो ये फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था जफरनामा, जिसे विजय पत्र भी बोला जाता है। किस भाषा में लिखा था? तो फारसी भाषा में। और किसके लिए लिखा था? तो औरंगजेब जो मुगल शासक था उसके लिए लिखा था इन्होंने जफरनामा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है? दोआब नहर, इंदिरा गांधी नहर, यमुना नहर या सरहिंद नहर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, इंदिरा गांधी नहर भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका किस महिला खिलाड़ी को मई, किसका पूछ रहा है इसमें? मई का पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा मई का पूछ रहा है। किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑप्शन है आपका डैनी वॉर्ड, थिपाचा पोथावोंग जो थाईलैंड की है, ओमेमा सोहेल जो पाकिस्तान की है, ताहिला मैकग्राथ जो ऑस्ट्रेलिया की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थिपाचा पोथावोंग जो कि थाईलैंड की हैं। इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई का, ठीक है, मई 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द सम्मान मिला है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, थिपाचा पोथावोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस पुरुष खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आपके ऑप्शन है डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया, मार्कस लाबुशेंट ऑस्ट्रेलिया, डेविड मिलर दक्षिण अफ्रीका या हैरी टेक्टर आयरलैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मई के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हैरी टेक्टर को मिला है और वो है कहाँ के? आयरलैंड के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए सीईओ बने हैं। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। इसमें मैंने करंट के क्वेश्चन भी कुछ लिए हैं, मिला जुला जीके का एक बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो जो लोग देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं बहुत कम बार बोलती हूँ तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं। ऑप्शन है गणेश जायसवाल, मनीष नायक, अमित अग्रवाल, त्रिवेंद्र पांडे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ यूआईडी के नए सीईओ आपके कौन बने हैं? वो हैं अमित अग्रवाल को बनाया गया है मुख्य चीफ निदेशक। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो अमित अग्रवाल को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका विश्व महासागर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे पूछ रहा है आपसे, कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके 8 जून, 9 जून, 12 जून या 10 जून। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। और इस साल 2023 वर्ल्ड ओशियन डे की जो थीम थी वो थी आपकी महासागर ग्रह लहरें बदल रही हैं। ये आपकी थीम थी। कौन से? महासागर ग्रह लहरें बदल रही हैं। ये विश्व महासागर दिवस 2023 की थीम थी। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इस दिन जो है महासागरों को संरक्षण और साफ सुथरा रखने की आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि जो महासागर है उन्हें हम उनमें गंदगी ना फैलाएं, उन्हें स्वास्थ्य उनके स्वच्छ संरक्षण एवं साफ सुथरा होने का इसमें बताया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि सहतारा या सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? ऑप्शन है मियां तानसेन, बड़े गुलाम अली खां, अमीर खुसरो या बैजू बावरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो जो है इन्हें सहतारा या सितार का जनक माना गया है।
13वीं शताब्दी, कब? 13वीं शताब्दी में इन्होंने सितार का जो है आविष्कार किया था। ठीक है, कब? अमीर खुसरो ने सितार का जनक माना जाता है। 13वीं शताब्दी में इन्होंने सितार का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? ऑप्शन है सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या सूर्यसेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यसेन जो है। कौन? सूर्यसेन जो है वो 1930 में जो चटगांव की सरकारी शस्त्रागार पर जो आक्रमण हुआ था उसके प्रमुख नेता थे सूर्यसेन। ठीक है, इनके नेतृत्व में ये आक्रमण हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में? सूर्यसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कौन सा समुद्र पत्तन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? ऑप्शन है कांडला, कोची, पारादीप, हल्दिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो पारादीप बंदरगाह है ये राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है। कौन सा? पारादीप बंदरगाह। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है, कौन सा है? ये आपसे पूछा है भारत और नेपाल का। ऑप्शन में आपके आ रहा है दामोदर, कोशी, चंबल या गोमती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशी नदी जो है, कोशी नदी की जो घाटी है वो भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है। ठीक है, कौन सी? कोशी नदी। और इसे बिहार का शोक के नाम से भी जानते हैं कोशी नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है आपका 1952 ईस्वी, 1998, 1970 में या 1972 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में। 15 अगस्त 1972 ईस्वी में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत की गई थी। किसकी? डाक सूचकांक प्रणाली की जो शुरुआत है 1972 में भारत में की गई स्वतंत्रता के पश्चात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है आपका टोक्यो, ओसाका, याकोहामा या नागासाकी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओसाका को। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है वो कपड़ा केंद्र जो है जापान का है यहाँ पे। ठीक है, कपड़ा केंद्र ओसाका में है जापान का, इसीलिए ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ऑप्शन है 10, 5, 3 या 25। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक 10 साल बाद। कितने साल बाद? प्रत्येक 10 साल बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और इसकी 2023 की जो थीम थी वो थी आपकी स्कूल टू स्टार्टअप, स्कूल टू स्टार्टअप इग्निंग्स यंग माइंड। स्कूल टू स्टार्टअप इग्निंग यंग माइंड्स। ठीक है, ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 की थीम थी। मैं थीम इसलिए बता देती हूँ क्योंकि वो एसएससी है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? ठीक है, किससे जो है महात्मा गांधी प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं, लियो टॉल्स्टॉय या बर्नार्ड शॉ। तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जो थे वो लियो टॉल्स्टॉय से काफी अधिक प्रभावित थे। इससे लियो टॉल्स्टॉय से महात्मा गांधी काफी प्रभावित थे। और ये लियो टॉल्स्टॉय थे कौन? तो ये रूसी लेखक और दार्शनिक थे। ठीक है, ये अपने समय के बहुत ही प्रमुख और प्रसिद्ध रूसी लेखक और दार्शनिक थे लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, एक रूसी लेखक और प्रसिद्ध दार्शनिक थे लियो टॉल्स्टॉय, जिनसे महात्मा गांधी काफी अधिक प्रभावित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? आपसे बिहू पूछ रहा है किसका लोकप्रिय उत्सव है, तो बताने हैं बंगाल, बिहार, असम या उड़ीसा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहू जो है वो असम का एक राष्ट्रीय त्योहार है, एक लोकप्रिय त्योहार है असम का। ठीक है, और ये प्रत्येक साल में जो है ये साल में 3 बार मनाया जाता है। असम का जो त्योहार है बिहू, ये साल में आपको 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है आपका सोन, सुवर्ण रेखा, कोसी, गंडक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। सोन, कोसी और गंडक ये तीनों गंगा की सहायक नदियां हैं, लेकिन सुवर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? ठीक है, आपसे ये पूछा कौन सा भारतीय शहर जो है
वो हैवी इलेक्ट्रिकल्स, मतलब भेल जिसे कहते हैं, BHEL होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, उससे कौन सा शहर संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल जो है वो हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? ऑप्शन है आपको नजर आ रहे हैं, दामोदर नदी पे, गंडक नदी पे, यमुना नदी पे या कावेरी नदी पे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो आपकी ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी पर बनाई गई। किस नदी पे बनाई गई? आपकी दामोदर नदी पर बनाई गई है, जो पहली परियोजना थी बहुउद्देशीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है उमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर या जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई। ठीक है, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, किसने कहा था कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तब भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह या महात्मा गांधी। तो ये जो कथन है ये है जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। ठीक है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर है इसका महात्मा गांधी नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये जो कथन है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। कौन सा? कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये कथन कि मध्य रात्रि के टकोर पे जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है? ऑप्शन है आपका केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान या निकोबार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। क्या? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के भारत के सबसे दक्षिणी छोर जो है वो कन्याकुमारी में स्थित है। ये एक स्मारक, लोकप्रिय और पर्यटन आकर्षण केंद्र है। विवेकानंद मेमोरियल जो है वो एक स्मारक है जो लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण केंद्र है। ठीक है कहाँ ये आपका? ये तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका 30 जीके के थे। अब आपके हैं कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का जो पहला क्वेश्चन है वो है, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होगा? ये आपसे पूछ रहा है कि MS वर्ड में सेलेक्ट ऑल करने के लिए किस कंटेंट का किस शॉर्टकट की यूज होगा। और आपका शॉर्टकट की जो है वो आपके सिलेबस में है। कंप्यूटर का जो आपका सिलेबस है दिल्ली पुलिस का, उसमें शॉर्टकट की आपका एक वो है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं कि MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? Ctrl+A का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का यूज करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट ऑल करने के लिए Ctrl+A शॉर्टकट की का यूज करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विंडो खोलता है? ऑप्शन है Alt+T, Ctrl+T, Alt+T या Ctrl+Alt+T। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स शॉर्टकट की खोलने के लिए Ctrl+D का यूज होता है। ठीक है, इसका यूज होता है Ctrl+D किसका? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विंडो खोलने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में सेव एज विकल्प खोलता है? ठीक है, ऑप्शन है F8, F9, F12 या 11F। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा F12 जो है ये कीबोर्ड में जो शॉर्टकट की होती है F12, इसका यूज सेव एज विकल्प खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका? सेव एज विकल्प खोलने के लिए F12 का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है आपके 1968, 1969, 1989 या 1985। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1989 में टिम बर्नस ली द्वारा, किसके द्वारा? टिम बर्नस ली द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब या WWW की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? टिम बर्नस ली द्वारा 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अंडू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+U, Ctrl+Shift+U, Ctrl+Z या Ctrl+Shift+Z। तो राइट आंसर हो जाएगा अंडू की शॉर्टकट कुंजी होगी Ctrl+Z। क्या होगी? Ctrl+Z द्वारा अंडू क्या है? अंडू होता है कि आप किसी चीज को एक टाइम पे, ठीक है,
तो अंडू क्या होता है? अंडू होता है कि ये डॉक्यूमेंट में किए गए जो आपका लास्ट कोई चेंजेस होता है उसको मिटा देता है, ठीक है। जैसे आपने कंप्यूटर में कुछ आप नोट कर रहे हैं, आपसे कुछ गलत नोट हो गया, ठीक है, तो अगर आप कंट्रोल जेड करेंगे तो वो आपका जो है वो मिट जाता है। जो आपने लास्ट में कोई भी उसमें कुछ काम किया होगा तो वो आपका कंट्रोल जेड द्वारा मिट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि एसएमएस का पूर्ण रूप क्या है। आपसे एसएमएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे, तो स्मॉल मैसेज सिस्टम, स्मॉल मेल सर्विस, या शॉर्ट मैसेज सर्विस, या शॉर्ट मेल सिस्टम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस एसएमएस का पूर्ण रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका सीयू का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन आपका करेक्ट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, कैंसिल यूनिट, या कोड यूनिट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सॉरी, कंट्रोल यूनिट जो है वो आपका सीयू का पूर्ण रूप है। क्या है? कंट्रोल यूनिट। और इसका काम क्या होता है? तो इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता है गति, शुद्धता, भंडारण क्षमता, या ऊपर के सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, या ऊपर के सभी जो है वो कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर गति है, शुद्धता और भंडारण क्षमता भी कंप्यूटर में बहुत होती है, तो ये तीनों ही कंप्यूटर की विशेषता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका वह भाषा जिससे कंप्यूटर समझ सकता है उसे निष्पादित क्या कहा जाता है। ठीक है, ऐसी कौन सी भाषा है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और निष्पादित करता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मशीनी भाषा। कौन सी भाषा? मशीनी भाषा को जो है कंप्यूटर वो आसानी से समझ सकता है और यूज कर सकता है। ठीक है, और कंप्यूटर में किस भाषा का यूज होता है? तो वो आपकी मशीनी भाषा का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका पावर पॉइंट का उपयोग क्या है। डेटा में हेरफेर करने के लिए, डेटा का विश्लेषण करने के लिए, शब्द संसाधन, या प्रस्तुति डिजाइनिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है, या प्रस्तुति डिजाइनिंग हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, जिससे आप कोई भी आइडिया या सूचना को प्रदर्शित करने में, अपने लोगों तक पहुंचाने में उसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, जिससे आप अपने दर्शक तक अपने आइडिया सूचना को बिना किसी कठिनाई से पहुंचा सकते हैं पावर पॉइंट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कट करने के लिए निम्न शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस एक्स, या कंट्रोल प्लस सी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एक्स का यूज होता है कुछ भी कट करने के लिए। ठीक है, और कंट्रोल वी का यूज होता है पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल डी का तो मैंने बताया था फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, और कंट्रोल सी का होता है कॉपी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका नेटवर्क के आधार पर नेटवर्किंग की कितने प्रकार की होती हैं। लैन, मैन, वैन, तो ऑल ऑफ द अबव। नेटवर्क के आधार पे नेटवर्किंग लैन, मैन, वैन तीनों तरीके की होती है। लैन आपकी होती है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका विस्तार अधिक नहीं होता है, जैसे नाम से ही पता चला है लोकल एरिया नेटवर्क। ये होती है मेट्रोपॉलिटन, ये थोड़ी लोकल से थोड़ी बड़ी होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन का फुल फॉर्म हो जाएगा। सी नंबर है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ये होती है विस्तृत, जो एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है नेटवर्क, वो होता है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो कितने प्रकार की होती है नेटवर्किंग? 3 प्रकार की होती है, लैन, मैन और वैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका ईमेल से भेजा जाता है। ईमेल किससे भेजा जाता है आपसे ये पूछ रहा है। इंटरनेट, पोस्ट, टेलीफोन, या टीवी केबल। तो इनसे तो भेजा नहीं जाएगा, कोई ईमेल होगा। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो वो आपका इंटरनेट से ही भेजा जाता है। इंटरनेट आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका वर्ल्ड वाइड वेब के संबंध में यूआरएल का क्या अर्थ है। यूआरएल आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का क्या अर्थ है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक वेब पेज का पता होता है। क्या होता है? वेब पेज का पता होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि बिट किसका लघु रूप है। ऑप्शन आपका बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर, बाइनरी लैंग्वेज, या मेगा बाइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिट। बिट होता है मतलब बाइनरी डिजिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बिट मतलब बाइनरी डिजिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में कौन सा एक मेन्यू विकल्प नहीं होता है। तो ऑप्शन है इंटरनेट, इंसर्ट, होम, या पेज लेआउट। तो जिसने एमएस वर्ड चलाया होगा उसे पता होगा कि उसमें ये तीनों होते हैं मेन्यू, बट इंटरनेट जैसा कोई मेन्यू एमएस वर्ड में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कर्सर के बाईं ओर वर्णों को हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कर्सर है,
इसका बाईं ओर अगर हमें हटाना है तो किस कुंजी का उपयोग हुआ, ये आप डिलीट से तो वो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, एंटर से आपका नेक्स्ट पेज पे, इसके से आपका ये नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। लेकिन आपकी जो बैक स्पेस है इसका यूज होता है बाईं ओर वर्णों को हटाने के लिए। किसका यूज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बैक स्पेस का यूज होता है बाईं ओर वर्णों को हटाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है बिल गेट, डगलस, चार्ल्स बेबेज या सैमुअल बोल्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का जो जनक है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किसे माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, हार्ड डिस्क, सीपीयू, मॉनिटर या गूगल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू को कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये होता है इसका फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का, और यही होता है हमारे कंप्यूटर का दिमाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है कि रैम का पूर्ण रूप बताइए। ऑप्शन है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एडेड मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी या रोम एवरेज मेमोरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये प्राइमरी मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है रैम, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके 50 जिसमें मैंने जीके के और प्लस कंप्यूटर के मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आज से हमने दिल्ली पुलिस की मॉक टेस्ट की सीरीज की शुरुआत कर दी है। तो जुड़ जाइए हमसे और अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।